आज हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृति को देखेंगे। कल आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने स्टोन एज का आखिरी जो टॉपिक था नवपाषाण युग, वो समाप्त किया था। और एक चीज़ और यहाँ आपको याद रखना है कि नवपाषाण युग का जब अस्त होता है, मतलब नवपाषाण युग का अस्त मतलब समाप्त होता है, तो उसके समाप्त होने से पहले ही धातुओं का युग आ चुका था। मतलब नवपाषाणिक सभ्यता का हमने कहा कि जब यह सूर्यास्त होता है तो सूर्यास्त होने से पहले ही धातुयुगीन सभ्यता उत्पन्न हो चुकी थी। और ये जो धातुयुगीन सभ्यता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा, ये जो ताम्रपाषाणिक सभ्यता है, इसका उदय कहाँ हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? तो बड़ी सीधी सी बात आपको याद रखना होगा कि कहाँ का अगर हम उत्तर देखें तो आप कहेंगे कि सर ये अनेक स्थानों पर हुआ, अनेक स्थानों पर हुआ। कब हुआ? तो आप इसका भी आंसर कर देंगे अनेक समय में हुआ। और कैसे हुआ या किस रूप में हुआ, तो आप कहेंगे एक ग्राम्य संस्कृति के रूप में हुआ। तो इस प्रकार से अगर आप क्वेश्चन लगा करके अध्ययन करते हैं तो आपकी तमाम चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं। लेकिन आप सबसे पहले तो हमको ये वर्ड पर थोड़ा ध्यान रखना होगा कि ताम्र और कह रहा है पाषाण है, तो ताम्र का मतलब हुआ तांबा, फिर कह रहा है प्लस कर रहा है पाषाण। तो यहां पर तांबा भी अलग है, पत्थर भी अलग है, पाषाण भी अलग है। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और अगर आप यहां समझ गए तो आप पूरा मैटर समझ जाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि मानव ने तांबे का स्वतंत्र प्रयोग किया, फिर पत्थर का भी स्वतंत्र प्रयोग किया। ये आप देख रहे हैं पूरा पाषाण युग से लेकर के। लेकिन ये जो दौर आ रहा है ताम्र पाषाणिक, इसमें क्या हो रहा है? तांबे के स्वतंत्र प्रयोग के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है। मतलब तांबे के उपकरण का तो प्रयोग किया ही किया, पाषाण के उपकरण का भी प्रयोग किया। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये हम मान लेते हैं कि एक पत्थर है, पत्थर का टुकड़ा है, और अगर हम इस पर तांबे की लेयरिंग चढ़ा दें, ये लेयर चढ़ा दें, तो आप क्या बोलोगे? तो यही ना कहोगे कि ताम्र पाषाण है। तो आपको समझ में आ गया कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या है। तो आप कहेंगे तांबे का और पत्थर का स्वतंत्र रूप से और संयुक्त रूप से जिस संस्कृति में और सभ्यता में प्रयोग किया गया हो, वह सभ्यता और संस्कृति किस नाम से जानी जाती है? ताम्र पाषाणिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। क्लियर हो गई बात आपको? अब फिर से सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब सवाल इस बात का है कि जो ताम्र पाषाणिक सभ्यता है, यह कब आई? तो दूसरे तरीके से थोड़ा इसका हम लोग दिमागी रूप से कसरत कर लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे ऐसे कोई पूछता है कि ताम्र पाषाणिक सभ्यता कब आई, तो आप देखो दो चीजें लिख लेना। एक तो है सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता।
तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता इसके समकालीन भी है, समकालीन है और इसके बाद में भी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका रियल समय क्या है, ताम्र पाषाणिक सभ्यता का रियल समय क्या है। तो देखिए, अमूमन माना जाता है कि ताम्र पाषाणिक सभ्यता 2800 BC से शुरू होती है। 2800 BC से शुरू होती है और ये कहाँ तक आ रही है, तो आप कहोगे कि सर ये 700 BC तक आती है। क्लियर? तो इसका मतलब आपने देखा कि ताम्र पाषाणिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी है। ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे पढ़ो, लिख दिया सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी ताम्र पाषाणिक सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन भी है और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में है। क्योंकि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो सर्वमान्य डेट है वो क्या है, 2500 से 1500 BC, ये किसने माना था, प्रोफेसर व्हीलर ने। तो ऐसी स्थितियों में अगर हम इस सर्वमान्य तिथि को देख लें या अगर वैज्ञानिक डेटिंग को भी देखते हैं तो भी तो 2300 से 1700 आएगा, 1750 BC। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ताम्र पाषाणिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से पहले तो है ना, उसके समकालीन तो है ना, साथ साथ चल रही है ना, और सिंधु घाटी सभ्यता के सूर्यास्त होने के बावजूद भी ये चल रही है। तो आपको समझ में आ गया कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति का समय क्या है। लेकिन अब हम लोग अगर एग्जैक्ट डेटिंग की बात करें तो इसके लिए हमको ये हेडिंग डालना पड़ेगा कि सभ्यता की बस्तियों का अवशेष कहाँ से मिलता है। तो अवशेष के आधार पर आप इसके तिथि का निर्धारण करेंगे। तो आइए हेडिंग डालते हैं, ताम्र पाषाणिक सभ्यता का अवशेष। तो वहां से आपको डेट मिलनी शुरू हो जाएगी। तो हेडिंग डाल दिया होगा आपने, क्या हेडिंग डालना था, ताम्र पाषाणिक सभ्यता की बस्तियों का अवशेष। ताम्र पाषाणिक सभ्यता की बस्तियों का अवशेष, यही ना। तो ये अवशेष कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो एक कर दीजिएगा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान से होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए, दूसरा स्थान है पश्चिम महाराष्ट्र से और तीसरा स्थान है पश्चिमी मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश, या आप इसे मालवा कर लीजिए। और इसके बाद कहाँ से पाया जाता है, तो आप कहोगे कि सर दक्षिण पूर्वी भारत से, दक्षिण पूर्वी भारत से। इसका मतलब आपने देखा कि जो ताम्र पाषाणी संस्कृति है वो भारत में 4 क्षेत्रों से प्राप्त होती है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी भारत। तो अब हमको एक को उठाना है, या सबसे पहले अगर आप चाहें तो डेट लिख लें या हेडिंग डाल करके तब आप इसे करें। तो देखिए, जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है इसका हम तो समय लिख रहे हैं, आप अलग अलग या बाद में ही लिख लीजिएगा, ठीक है। 2800 BC से 1000 BC,
अब ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान का ये अनुमानित समय है, और ये जो अनुमानित समय है इसमें आपको जानना होगा कि इस दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कौन कौन से स्थल हैं जहाँ से ताम्रपाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। तो पहली चीज़ आप याद रखिएगा वो है आहाड़। आहाड़, दूसरा है गिलुंद, और तीसरा क्या है? तो आप बोलोगे कि सर तीसरा है बालाथल। बालाथल। अब हमको आहाड़ के बारे में जानना है। तो आप कहोगे कि आहाड़ को, ठीक है, आहाड़ को क्या कहा जाता है? या कर लीजिएगा, आहाड़ को तांबावती भी कहा जाता है। तांबावती भी लिख सकते थे, तांबवती के नाम से भी जाना जाता है। क्यों तांबवती कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ से तांबे के बहुत सारे उपकरण प्राप्त होते हैं, और यह जो स्थान है आहाड़, यह बनास नदी के तट पर बसा हुआ है, और ये पहला उत्खनित स्थल है इस दक्षिण पूर्वी राजस्थान का। इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं? या कर दीजिएगा, बनास नदी घाटी की संस्कृति। ठीक है, या बनास नदी घाटी की संस्कृति। तो ये आपने जान लिया। अब हमको देखना है कि आहाड़ या तांबावती से क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो पहली चीज़ याद रखिएगा, मिट्टी का बर्तन, मृद भांड मिलता है। अब ये जो मृद भांड है या वेर है, इसकी खास बात क्या है? तो आप कहोगे कि सर इसमें दो रंगों का प्रयोग किया गया है, एक काला, दूसरा लाल, और इस पर सफ़ेद रंग से क्या किया गया है? रेखांकन किया गया है। मतलब काले और लाल पर सफ़ेद रंग से रेखांकन किया गया है। और क्या मिला है यहाँ से? आप कहेंगे सर यहाँ से मिट्टी का साण मिलता है। साण मतलब ऑक्स। और क्या मिलता है यहाँ से? तो आप कहोगे कि सर यहाँ से तांबे की चूड़ी मिलती है। तांबे की चूड़ियाँ बड़ी मात्रा में यहाँ से प्राप्त होती हैं। फिर एक चीज़ और, यहाँ का जो आवास है, लोगों के रहने का जो घर है, ये घर कैसा बना है? तो आप कहोगे कि सर ये पत्थर से बना है, और इस पत्थर की दीवारों पर मिट्टी का लेप किया गया है। क्लियर हो गया? तो आप कहोगे कि सर ये चीज़ हमारे जो चीज़ें हमने बताई है कहाँ की विशेषता है? आहाड़ की विशेषता है। क्लियर होगी बात? ये किस नदी पर है ये भी आपने देख लिया। क्लियर? ये सब चीज़ें आपने देखा, चूड़ी भी आपने देखा था, और एक चीज़ और, अंगूठी भी कर लीजिए। क्लियर हो गया? तो आपका एक पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। अब ये जो दूसरा साइट है गिलुंद, तो गिलुंद के बारे में क्या है? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर एक चीज़ लिख देना है, आवास। और गिलुंद से जो आवास मिले हैं, ये आवास किस चीज़ के हैं? तो आप कहोगे कि सर ये आवास पत्थर और ईंट दोनों से बने हैं। लेकिन आपने अन्य में, आहाड़ वाले में ये नहीं कहा कि वह ईंट का प्रयोग हुआ है। नहीं, आहाड़ के जो मकान हैं वो कंप्लीटली पत्थर से हैं। बालाथल के बारे में अभी जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अब एक चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान या बनास नदी घाटी सभ्यता के लोगों के जीविकापार्जन का साधन क्या है, तो सीधी सीधी हमने बताया कि यह ग्राम्य सभ्यता है।
तो जब ग्राम्य सभ्यता है तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन यहाँ का साक्ष्य मिलता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, बनता नहीं, बन चुका है और बनेगा भी, कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कौन सा वो स्थल है जहाँ से अग्निकुंड का साक्ष्य मिलता है? तो अग्निकुंड का साक्ष्य ये गिलिंद से प्राप्त होता है। गिलिंद। ये आपका पोर्शन समाप्त हो गया। अब हमको दूसरा जो टॉपिक शुरू करना है वो क्या है? तो आप कहोगे कि सर वो है पश्चिमी महाराष्ट्र। तो जो पश्चिमी महाराष्ट्र है इसके बारे में हमें देखना है कि इनका समय क्या है। तो पश्चिमी महाराष्ट्र का जो समय आएगा वह क्या आएगा? तो आप कहोगे कि सर यह 1500 BC में शुरू होता है। 1500 BCE में शुरू होता और सबसे अंत में यही समाप्त होती है। ताम्र पाषाणिक सभ्यता जो सबसे देर तक चलती रही वह कौन है? तो आप बोलोगे कि सर पश्चिम महाराष्ट्र में। तो पश्चिम महाराष्ट्र में इस दौरान जो ग्राम्य संस्कृति थी उस ग्राम्य संस्कृति को किस नाम से जाना जाता था? तो आप कहेंगे सर वो जोरवे के नाम से जाना जाता था। जोरवे संस्कृति के नाम से जाना गया है। ये भी आपने सीखा। अब एक चीज आपको और याद रखना है कि जो जोरवे संस्कृति है इसका साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? पश्चिमी महाराष्ट्र से मिलेगा। तो पश्चिमी महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट का आपको याद रखना होगा, ठीक है? तो आप कहोगे कि वो डिस्ट्रिक्ट हैं दो, एक अहमदनगर है, अहमदनगर, और दूसरा है पूना। तो अब हमको अहमदनगर के बारे में जानना है कि हम देखें कि अहमदनगर में कौन कौन से पुरा स्थल हैं। डिस्ट्रिक्ट अहमदनगर में कौन कौन से, देखिए अहमदनगर है, नॉट अहमदाबाद है। तो अहमदनगर में दो स्थल, तीन स्थल याद रखिएगा। एक जोरवे याद रखिएगा, जोरवे, और दूसरा स्थल क्या है? आप कहोगे कि सर निवासा है, और तीसरा है दैमाबाद। निवासा और दैमाबाद। इसके साथ साथ पूना में अगर पूछा जाए कि जो पूना है इसमें कौन कौन से स्थल हैं, तो आप इसको इधर कर लीजिए। पूना में जो स्थल हैं वो है चंदौली, सोनेगांव और इनाम गांव। चंदौली, सोनेगांव और इनाम गांव। तो आप इधर से ले लीजिए इनाम गांव और इधर से ले लीजिए दैमाबाद। क्लियर? और ये चीज याद रखिएगा कि ये दोनों ही स्थल, दैमाबाद और कहाँ इनाम गांव, ये एक साथ कर लेते हैं। इनाम गांव, ये दोनों जो पुरा स्थल हैं, इन पुरा स्थलों से ग्राम्य संस्कृति से ऊपर, ग्राम संस्कृति का विकास होने के बाद यह शहरीकरण की ओर बढ़ चुका था। क्लियर हो गया कि शहरीकरण का रूप ये लोग लेने लगे थे। लेकिन एक जो चीज हमको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है वो ये है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति में वह कौन सा क्षेत्र है जहां पर सर्वाधिक उत्खनन हुआ है या सबसे व्यापक खुदाई हुई है, उत्खनन हुआ है, तो वह कौन सा है? आप कहेंगे सर जोरवे संस्कृति या पश्चिम महाराष्ट्र की संस्कृति का सर्वाधिक उत्खनन हुआ है। अब एक चीज आपको और याद रखना है कि इस संस्कृति में, जोरवे संस्कृति में जो सवादान करते थे यह कैसे करते हैं? तो आप कहोगे कि सर अस्थियों को चुन लेते थे और उसे कलश में रख करके दफन करते थे। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि नॉर्थ साउथ, उत्तर
और दक्षिण भाग में बड़ी मात्रा में बच्चों के कंकाल प्राप्त होते हैं। बच्चों के कंकाल प्राप्त होते हैं, बच्चों के दफन करने के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जाहिर सी बात है कि पश्चिमी महाराष्ट्र की जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, इसमें मेडिकल साइंस का विकास न्यूनतम रहा है। निश्चय ही ये लोग अपने पूर्वज जो सैंधव घाटी सभ्यता के लोग हैं, उनसे ये कुछ हद तक नहीं सीख पाए। और अब हमारे सामने आएगा पश्चिमी मध्य प्रदेश या मालवा का क्षेत्र। तो अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और मालवा के क्षेत्र की बात करें तो एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर मालवा में दो संस्कृतियाँ विकसित होती हैं। मालवा में दो संस्कृतियाँ विकसित होती हैं। कौन कौन संस्कृति विकसित होती है? क्या पढ़ रहे हैं आप? पश्चिमी मध्य प्रदेश के पुरास्थल, ताम्रपाषाणिक पुरास्थल। तो आप याद रखिएगा कि मालवा से दो संस्कृतियां विकसित होती हैं। एक तो कायथा संस्कृति है ही है, और दूसरा क्या है, खुद कह दे सकते हैं मालवा। कायथा और मालवा संस्कृतियां, ये दो यहाँ विकसित होती हैं। और इन दोनों संस्कृतियों में, कायथा और मालवा संस्कृतियों में कुछ प्रमुख स्थल हैं। प्रमुख स्थल आपको याद रखना होगा। एक तो आपको याद रखना है गंगेरिया, जिसका उत्खनन हो चुका है। दूसरा आपको याद रखना है एरण। तीसरा आपको याद रखना है नौदा टोली। अब ये चीज आपको इंपॉर्टेंट कर लेना है। क्या इंपॉर्टेंट करना है? तो आप कहेंगे सबसे जो बड़ा स्थल है, चाहे वो ताम्रपाषाणिक संस्कृति की बात पूछा जाए या मालवा संस्कृति या पश्चिमी मध्य प्रदेश संस्कृति की बात पूछा जाए, कि उसमें सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो आप बोलोगे कि सर नौदा टोली ही सबसे बड़ा स्थल है। और फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि इनमें प्राचीन कौन है, इसमें प्राचीन कौन है, कायथा प्राचीन है कि मालवा प्राचीन है, तो आप समय लिख लीजिए। कायथा का जो समय है वो 2450 BC दिखा दीजिए। से कहाँ तक ले आना है आपको? 1700 तक ले आना है। और इसका समय आपको क्या लिखना है? जो मालवा संस्कृति है इसका क्या लिखना है? तो 1700 से या 1900 दिखाइए आप। 1900 दिखाइए। 1900 से 1400 ले आइए। तो अब आप बताइए इन दोनों में प्राचीन कौन हुआ? तो प्राचीन ये हुआ ना। क्लियर? तो अब इन केसेस यहाँ तो आपने अलग अलग कर लिया, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति है वह लाइफ स्पान या जीवन काल क्या है, तो आप बताओगे कि सर 2450 से लेकर के और 1400 तक। ठीक है, तो लगभग कितने साल हो गया? तो आप कहोगे कि लगभग 1000 साल तक इनका लाइफ स्पान बना रहा। अब यहाँ के जो मकान बनते थे वो मकान कैसे हैं? आप कहेंगे सर इनके जो मकान हैं वो कच्चे हैं और बांस बल्लियों से बने हुए हैं। अब एक पॉइंट आपके सामने और आता है, और वो है दक्षिण पूर्वी भारत। तो जब हम दक्षिण पूर्वी भारत की बात करेंगे तो आप याद रखिएगा कि इस संस्कृति के जो पुरातत्व हैं या पुरातात्विक अवशेष हैं वह उत्तर प्रदेश के बलिया, ये लिखा हुआ है दक्षिण पूर्वी भारत। और ये दक्षिण पूर्वी भारत का जो समय है वो बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए विवादास्पद चीज़ों को न टच किया जाए। तो आप कह देंगे कि सर इस संस्कृति के अवशेष पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बलिया, पूर्वी यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है बलिया, और बलिया में एक स्थान है खैराड़ी,
यहाँ से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद बिहार आता है, तो बिहार में आप बोलोगे कि सर चिरांद आता है। और अगर इसके बाद पूछा जाए तो आप कहोगे कि सोनपुर आता है, जहाँ पर पशु मेला लगता है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल में, तो बंगाल में वीरभूमि और महिसाल नाम का, महिसाल और बर्धमान ये स्थान आते हैं। बस इसमें आपको और कुछ नहीं जानना है, आपको ये याद रखना है कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये चावल का क्षेत्र है। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ, अगर हम पश्चिम महाराष्ट्र को छोड़ दें, वो तो अपवाद में जा रहा है, तो अगर हम ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों के पतन की बात देखें तो इनका जो पतन होता है वो लगभग 1200 BC में आकर के इनका पतन हो जाता है। क्लियर? और अब एक चीज़ आपको और याद रखना है कि मतलब जोरवे जो संस्कृत है ये कब तक रहेगी? 700 BC तक ये जीवित रहेगी। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि इस सभ्यता के नष्ट होने का कारण क्या है, लुप्त कैसे हो गई ये सभ्यता? ठीक है, तो आप कहोगे कि सर देखिए ये जो सभ्यता के लुप्त होने का कारण है, एक तो है सर वर्षा की कमी, दूसरा आपको तर्क देना होता है वो आप कह सकते हैं महामारी, और तीसरी बात आप याद रखेंगे और वो है चिकित्सा के क्षेत्र में इनका न्यून विकास। क्लियर? अब यहाँ जब हमने कर लिया तो हमको एक चीज़ और याद रखना है। वो क्या याद रखना है? वो ये याद रखना है कि ताम्र पाषाणिक जो विशेषताएं हैं उनको हम जरा पॉइंट वाइज कर लेते हैं, जो हमारे लिए क्वेश्चन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि यह एक ग्राम में संस्कृति, डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से, शायद आपको हो सकता है पूरा न पढ़ने की जरूरत पड़े, इतने से ही काम चल जाए आपका। तो यह ग्राम्य संस्कृति रही है। और नवदा टोली से क्या मिला है? आप कहोगे कि सर नवदा टोली से अनाजों का भंडार मिलता है। फिर तीसरी बात आप क्या करेंगे? इनके पशुपालन, ये पशुपालन के लिए क्या करते थे? बाड़ा बनाते थे, और इस बाड़े को ये समय समय पर जला देते थे। तो इससे क्या आता था? इससे राख आ जाती थी, और इस राख को क्या कहा जाता था? राख टीला या मोंड ऑफ एस के नाम से जाना जाता है। तीसरी चौथी जो बात आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ से, तो आप कहेंगे जो जोरवे संस्कृति है उसमें इनाम गांव आता है। इनाम गांव से क्या मिला? आप कहेंगे मात्र देवी की मूर्ति मिलती है, और इसी में जोड़ लीजिएगा। और जबकि एक और स्थान आता है, और वो कौन है? मालवा। तो मालवा से क्या मिलता है? तो आप कहेंगे वृषभ या बैल की मिट्टी की मूर्ति मिलती है, जो सिद्ध करती है क्या? मात्र देवी की उपासना और वृषभ की उपासना। फिर एक और पॉइंट डायरेक्ट करने के लिए आप कर सकते हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन हैं, अभी हमने बताया था कि यह काले और लाल मृदभांड है, और इस पर सफ़ेद रंग से क्या किया गया है? ज्यामिति की आकृतियाँ निर्मित की गई हैं। क्लियर होगी बातें? और अब एक चीज़ आपको और याद रखना है, वो जानना है कि जब ताम्र पाषाणिक संस्कृति समाप्त होती है तो कौन सी संस्कृति उत्पन्न होती है? क्वेश्चन के रूप में आपसे आएगा कि जब ताम्र पाषाणिक संस्कृति समाप्त हो रही है तो वह कौन सी संस्कृति उत्पन्न हो रही है? तो आप कहोगे कि सर उत्तर भारत में। क्लियर? तो आप कहोगे कि उत्तर भारत में लौह युगीन संस्कृति उत्पन्न हो रही है। कौन सी संस्कृति आ रही है? तो सॉरी,
कुछ थोड़ा सा इंक डिस्टर्ब कर गई। तो कौन सी संस्कृति आ रही है? तो आप कहोगे कि सर उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। तो आप बताओगे कि सर उत्तर भारत में लौह संस्कृति प्रारंभ हो रही है और दक्षिण भारत में महापाषाणिक काल शुरू हो रहा है। महापाषाणिक काल शुरू हो रहा है। क्लियर? तो अब हमको एक चीज याद रखना है, ठीक है, हम इसी में ही महापाषाणिक को भी अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। क्लियर? तो आइए हम लोग देखते हैं, हेडिंग डाल देते हैं महापाषाणिक। सभ्यता और संस्कृति को हमें देखना है। महापाषाणिक सभ्यता और संस्कृति। बार बार मैं सभ्यता और संस्कृति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। आप में से कुछ लोग होंगे जो सभ्यता और संस्कृति नहीं जानते होंगे, तो हम अलग से तो बताएंगे, अलग में बड़ा वो है, टॉपिक है। फिलहाल अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं कि देखिए, जो कुछ भी अगर आपको आंखों से दिखता है, जो कुछ भी आप आंखों से देखते हैं, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो, वह सभी सभ्यताएं हैं। अच्छा हो या बुरा हो यह मतलब नहीं है, वो सभ्यता है। लेकिन जो आपको दिखता नहीं वही संस्कृति है। मतलब हमारा जो मन है वह हमारी संस्कृति है, लेकिन जो हमारा तन है यही हमारी सभ्यता है। तो फिलहाल अभी इतने से काम चलाइए, फिर बताते हैं आपको। महा, और वैसे हमने सब कुछ बता दिया है, इससे आप बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। महापाषाण काल, तो इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको अंग्रेजी में मेगालिथिक लिखते हैं, एज। अब आप रुकिए, देखिए हमने कहा अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, तो हमने गलत बोला है। ये अंग्रेजी है ही नहीं, ये अंग्रेजी नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। और यह दो शब्दों से बना है, एक है मेगा और दूसरा है लिथिक। बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपके सामने आएगा, बहुत इजीली आप गलती करेंगे, क्योंकि अमूमन आप करेंगे अंग्रेजी, लेकिन यह है क्या? ग्रीक वर्ड है, शब्द है। तो मेगालिथिक, मेगा प्लस लिथिक, तो मेगा का मतलब क्या हुआ? मेगा का अर्थ यार बृहद होता है, बड़ा होता है, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर, मतलब बड़ा पत्थर। तो इससे क्या मतलब है? बड़े पत्थर से क्या मतलब है? तो आप याद रखिएगा, ये बड़े पत्थर का मतलब ये है कि इस काल में, ये कहाँ महापाषाण काल कहाँ शुरू होता है? तो यार अभी रुक जाओ आप यहाँ, आप पहले ये जो काल है ये काल पहले लिखो आप। तो महापाषाण का जो काल है वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। क्या लिख दें? तो आप कहोगे कि सर इसका जो समय है वह 1000 BC में शुरू होता है, BC से शुरू होता है और कहाँ जाता है? ठीक है, 100 BC तक जाता है। ठीक है, 1 सेंचुरी BC तक यह जाता है। और यह कहाँ विकसित हुई है महापाषाणिक सभ्यता? तो आप याद रखना कि जो महापाषाणिक सभ्यता है वह प्रायद्वीपीय भारत में विकसित होती है। प्रायद्वीपीय का मतलब ये जो कृष्णा नदी आप देख रहे हैं, कृष्णा तुंगभद्रा भी देख सकते हैं, और यहाँ पर जो लास्ट में नदी है बेगई, ठीक है, बेगई, ठीक है, मतलब भारत की दक्षिणतम नदी कौन सी है? वेगई है। तो आपसे पूछा जाए
कि जो महापाषाणिक सभ्यता है या संस्कृति है ये किन क्षेत्र में विकसित हुई, तो अब तो आप बता दोगे कि प्रायद्वीपीय भारत में है। मतलब पिछड़ा, और ये पिछड़ा तो भद्रा से लेकर के और बेगई नदी के बीच में विकसित हुई है। और इसके मुख्य स्थल कहाँ हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि महापाषाणिक जो स्थल हैं वो मुख्यतः कहाँ पर खोजे गए हैं, तो आप कहोगे कि सर तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। क्लियर। अब पूछा जाता है आपसे कि जो महापाषाणिक सभ्यता है इसका खोजकर्ता कौन है, किसने पहली बार इस सभ्यता के बारे में बताया, तो आप कहोगे बीडी कृष्णास्वामी ने, बीडी कृष्णास्वामी ने ही बताया था। क्लियर हो गई बात। और अब एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे, वो ये है कि देखिए जब ये महापाषाणिक सभ्यता दक्षिण भारत में चल रही थी तो उत्तर भारत में कौन सी सभ्यता चलेगी, तो आप देखोगे ये 1000 BC है, मतलब वैदिक चल रहा है, महाजनपदों का उदय हो रहा है, बहुत तेज ये लोग विकसित हो रहे हैं। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ आपको और याद रखना है, इनको हम महापाषाणिक क्यों कहते हैं, मतलब यहाँ वाला जो मैटर था हमने कहा इसको छोड़ दीजिए, अभी थोड़ी देर बाद में देखते हैं। ठीक है। तो हम आपको पुनः ये चीज़ समझा देते हैं। महापाषाण का क्या मतलब हुआ, आप कहेंगे बृहद या बड़ा, और फिर कह रहा है पत्थर, तो बड़े पत्थर के बीच में, ठीक है, अपने मृतकों का दफन करना, मृतकों का दफन करना ही क्या है, आप कहोगे कि सर ये महापाषाणिक सभ्यता और संस्कृति है। तो जब ये अपने मृतकों को दफन करते थे तो वो पत्थरों के बीच में दफन करते थे। ये देखो, ये पत्थरों के बीच में दफन कर दिया ये डेड बॉडी को। और जब ये डेड बॉडी को दफन करते थे तो इसके साथ कुछ चीज़ें भी रखते थे भाई, और वो क्या था, मिट्टी का बर्तन या मृदभांड। और क्या रखते थे, तो आप कहोगे सर इसमें बाणाग्र रखते थे, बाणाग्र रखते थे। और क्या रखते थे, सर देखो इसमें कुदाल भी रखते थे, कुल्हाड़ी भी रखते थे। क्लियर हो गया। इसका क्या मतलब हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये है कि ये लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। क्लियर हो गया। और अब आपको याद रखना है कि इसमें एक विशेष कब्र की बात हम लोग करेंगे, मतलब यहाँ पर स्पेशली आप याद रखिएगा कि महापाषाण काल में, ठीक है, जो कब्रें बनती हैं उनको हमें याद रखना है। क्लियर। तो आप याद रखिएगा जो महापाषाण काल में कब्र बनती हैं वो कौन कौन सी कब्र है। एक है डॉल्मेन, डॉल्मेन ये किसका नाम है, महापाषाण काल में बनने वाली, ठीक है, ये कब्र है। और डॉल्मेन क्या होता है, तो आप कहोगे आयताकार कब्र है, आयताकार कब्र को डॉल्मेन कहा जाता था। अब एक चीज़ हमको दूसरी बात और याद रखना है, और वो क्या है, मेन हीरो, मेन हीरो। तो ये मेन हीरो को आप याद कर लेना, इसी को नाडुकल कह दो, नाडुकल, इसी को माडुकल कह दो। ठीक है। अब मान लो ये कब्र है, यह एक कब्र है, और इस कब्र पर जो ये पत्थर लगा है, ठीक है, मतलब प्रशस्ति पत्र जो लगा है, उसी प्रशस्ति पत्र को मेन हीरो के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। तो आप कह दोगे कि मेन हीरो का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, आप कहोगे कि सर मास्की और गुलबर्गा से मिलता है, मास्की और गुलबर्गा से मिलता है। क्लियर हो गई बात। अब एक चीज़ आपसे और पूछ सकता है, और क्या क्या है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सर जो अन्य कब्रें हैं वो कौन कौन सी कब्रें। तो एक छोटी सी कब्र आती है, सोगौरा टॉपिक, सोगौरा टॉपिक। अगर ये तो कब्र है, अब सोगौरा टॉपिक की जो हिंदी होती है वह होता है छत्रशिला कब्र, छत्रशिला कब्र। क्लियर। तो इसमें करते क्या थे,
इसमें लाश को पत्थर के बीच में दफन करके और उसके ऊपर क्या बनाते थे, छाते के समान एक आकृति बना देते थे। और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आप कहोगे केरल के अरियापुर से मिलते हैं, केरल के अरियापुर से मिलते हैं, ठीक है। और कहाँ से मिलते हैं, चरैया नांगल से मिलते हैं। क्लियर हो गया। और अब एक चीज़ आपको और याद रखना है, और वो है कि जो डॉल्मेन है, इस डॉल्मेन का कहाँ से मिलता है ये बताया नहीं गया, और ये बार बार पूछते रहते हैं। तो आप कहोगे ब्रह्मगिरी से मिलते हैं और चिंगलपेट से मिलते हैं, ब्रह्मगिरी से और चिंगलपेट से मिलते हैं। तो हमने आपको बताया, ठीक है, कि महापाषाण काल क्या है। तो हमने आपको सीधी सी बात बता दिया कि जैसे ही ताम्रपाषाण काल समाप्त होता है, वैसे उत्तर भारत में भी लौहयुगीन सभ्यता उत्पन्न होती है, और दक्षिण भारत में भी लौहयुगीन सभ्यता उत्पन्न होती है, लेकिन उसे हम महापाषाण काल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और ये महापाषाण काल की क्या विशेषता रही है, ये भी हमने आपको बता दिया है। और अब हम लोग जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, वह टॉपिक लेकर के आ रहे हैं। क्लियर। लेकिन आप याद रखिएगा कि जिस समय उत्तर भारत पूरा विकसित था, उत्तर भारत में लौह युग चल रहा था, पाषाण काल में भी लौह युग चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा कि ये लोग यायावारी जीवन जी रहे थे, जबकि उत्तर भारत में बैंकिंग सिस्टम तक की उत्पत्ति हो चुकी थी, मुद्राओं का प्रचलन भी हो चुका था, राजतंत्र भी बन चुके थे, ये लोग लिखना भी जान चुके थे। लेकिन महापाषाण काल के लोग, ठीक है, ये क्या हुआ, यह अपरिचित थे इन चीज़ों से। हाँ, एक चीज़ आप जरूर नोट करिएगा प्लीज़, कि जैसे ही महापाषाण काल की सभ्यता का अंत होता है वहाँ दक्षिण भारत में, वैसे ही वहाँ शुरू होता है संगम राज्य। कौन सा राज्य, संगम राज्य। बस आज इतना ही। संगम राज्य का मैटर हम लोग बहुत बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। हमने आपका ये बेस कंप्लीट कर दिया है, और अब जहाँ से आप पढ़ना शुरू करते हैं, जो छात्र वर्तमान के जो हमारे छात्र हैं जहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, वह क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता से होता है। मतलब पूरा यहाँ तक का मैटर अमूमन लोग छोड़ जाते हैं, और यहाँ के जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर 2-4 क्वेश्चन भी 5 क्वेश्चन आ गए तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आइए हम लोग अगला टॉपिक लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, लेकिन यह अगले दिन लेंगे। आज इतना ही।